Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. So as you know कि इस चैनल पर आपके मॉक टेस्ट शुरू हो चुके हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम 965 के लिए। और इन जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं इनका बेस होता है 817, 903 और स्पेशली 939 और पोस्ट कोड 1000 का एग्ज़ाम। तो उन्हीं के एग्ज़ाम के बेसिस पर आपके लिए ये MCQs लेकर आए जाते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि इन MCQs का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है या फिर ज़्यादा हाई है या फिर लो है। क्यों? क्योंकि एक बार आप 939 और पोस्ट कोड 1000 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इन वीडियो से जो आपके मॉक टेस्ट लग रहे हैं आपको क्वेश्चन देखने को 110% मिलेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले आइए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इंस्टीड ऑफ बी टैग विच टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी टैग के अलावा हम किस टैग का यूज़ करेंगे HTML में हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्ट्रॉन्ग टैग। जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है उसका यूज़ भी किया जाता है आपका टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग के साथ साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ वी वांट टू लिंक एन एक्सटर्नल साइट शीट इन HTML विच टैग वी यूज़। तो अगर हमको CSS स्टाइल शीट का जो है वो HTML में टैग करनी है तो उसको लिंक करने के लिए हम किस टैग का उपयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंक। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के जो हम टैग हैं वो लिंक या फिर एक्सटर्नल शीट्स को टैग करने के लिए यूज़ या फिर लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें से आपका पहला आता है एंकर टैग। जो आपका एंकर टैग होता है उसका यूज़ करते हैं हम हाइपर लिंक को ऐड करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आपका लिंक टैग होता है तो उसका यूज़ किया जाता है CSS या फिर एक्सटर्नल साइट स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए। और अगला हमारे पास एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है जी। जो आपका स्क्रिप्ट टैग होता है उसका यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं HTML से। अगला आपका क्वेश्चन रहा कि पैडिंग कैन वी यूज़ इन हाउ मेनी पोजीशंस इन CSS। जो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है उसमें खास तौर से पैडिंग का उपयोग किया जाता है। तो उन्हें कितने और किन पोजीशंस पर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जो आपकी पैडिंग होगी उसे 3 पोजीशन पर जो है वो फिक्स किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, राइट, टॉप और बॉटम। तो एक आपका जो टॉप हो गया, दूसरा आपका बॉटम हो गया और इसके साथ ही आपका राइट हो गया। तो इन 3 जगह पे आप जो है वो पैडिंग का यूज़ कर सकते हो CSS के अंदर। देखिए जो पैडिंग का कॉन्सेप्ट है CSS में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और 100% चांसेस हैं कि यहाँ से इस बारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका पैडिंग से रिलेटेड रहता है कि पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड डैश। जो आपका पैडिंग होता है CSS में वो किन के बीच का स्पेस होता है। तो एक तो आपका कंटेंट इसमें दे दिया है तो दूसरा आपका किन के बीच आएगा, कंटेंट और किसके बीच पैडिंग आएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए रहा यानी कि बॉर्डर, उसके बीच में के स्पेस को आपका पैडिंग कहते हैं। देखिए CSS में जब हम पैडिंग को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले एक बॉक्स इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर क्या आपका क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, ठीक है जी। उसके बाहर आपकी एक और लेयर आएगी, जो उसके बाहर आपकी लेयर आएगी वो आपकी आएगी पैडिंग की लेयर, ठीक है जी, पैडिंग की लेयर। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पैडिंग को 3 जगह पर फिक्स किया जाता है, आपकी टॉप पर होती है, बॉटम पर होती है और राइट में होती है। उसके बाद जो आपका स्पेस आएगा या फिर आपकी लेयर आएगी वो लेयर आएगी आपकी बॉर्डर की, ठीक है जी। उसके बाद आपकी बॉर्डर की लेयर आएगी, जो आउटर मोस्ट लेयर आएगी आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, तो वो आएगी आपकी मार्जिन की। तो इस तरीके से आपने इस हायरार्की को याद रखना है। अब जरूरी नहीं है कि वो पैडिंग का ही पूछ ले, वो ये भी पूछ सकता है कि CSS में जो है वो पैडिंग और मार्जिन के बीच क्या आएगा। तो वहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉर्डर मार्जिन यानी कि जो आपका बॉर्डर है वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे अंदर जो है वो CSS में क्या आता है। तो आपका कंटेंट आता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट में सबसे अंदर, और सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है तो आपका मार्जिन की होती है। तो ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं तभी आपको बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में MCQ के साथ साथ आपको जो है एक्सटर्नल पॉइंट भी बताए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि कल को एग्जाम है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिले और आप बोलो कि ज़रिए तो बताया नहीं था आपने और आप गारंटी दे रहे थे कि होगा या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी आप सुन लीजिए। बेशक आप वीडियो की जो है वो स्पीड थोड़ी
ज़्यादा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डैश टैग इंसर्ट लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। क्वेश्चन पेपर एक बारी 118, 903, 939 और पोस्ट कोड 1000 को उठा के देखिएगा। उन चारों पेपर में आपको इन टैग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और या तो 817 में, ठीक है जी, या फिर आपको 903 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, 939 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एच आर टैग। ठीक है, एच आर टैग का हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली लाइन को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज के ऊपर। ठीक है जी। एक आपका 817, सॉरी, जो आपका जो 817 है, हाँ, उसमें ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि अगर हमको कॉलम को इंसर्ट करना हो वेब पेज के अंदर तो हम किस टैग का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम टी का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, टी मतलब टेबल डाटा। ठीक है जी, एक बार मैं दोबारा इसे लिख देता हूँ, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे किसका? टी का, टी टैग का आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो टी का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इफ़ वी वांट टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। ठीक है जी, अगर हमको एक एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो हम किस लाइनक्स कमांड का यूज़ यहाँ पर करेंगे? ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, और कन्फ्यूजन लोगों को किस में होता है? ये दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है जी, एब्सोल्युटली मैं भी श्योर हूँ कि बहुत से लोग अभी वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन दो में वो जो लोग होंगे वो इन दो ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपको एम्प्टी डायरेक्टरी की, देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर एम्प्टी डायरेक्टरी की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है RMDIR, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, एम्प्टी डायरेक्टरी की अगर बात की जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए आप। 110% या तो RM से पूछ लेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो है वो RMDIR यहाँ से पूछ लेगा। तो एम्प्टी डायरेक्टरी की अगर बात की जाए तो उसका जो है वो यूज़ किया जाता है लाइन, आपको एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RM कमांड का। ठीक है जी। अगर आपने अभी तक लाइनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड की वीडियो नहीं देखी, तो हमने प्रीवियस वीडियो एक डाली है जिसमें कि लाइनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में दिया गया है, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी, वहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता ही बनता है। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन यूजेस विच DBMS। जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन में कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है? ठीक है जी। तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा SQLite। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो आपका SQLite है वो आपका मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है एज अ DBMS। अब DBMS से आपके एक तो ओपन सोर्स होते हैं DBMS, ठीक है जी, एक ओपन सोर्स होते हैं और एक क्लोज सोर्स होते हैं। तो इन सभी के जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे, इन सभी के एग्जाम्पल जो हैं वो आप एक बारी ज़रूर देख के आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप उठाकर देखो कि पोस्ट कोड 939 का, देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर 939 और पोस्ट कोड 1000 का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको किससे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन? या तो एग्जाम्पल से आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट को अपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियर कर लीजिएगा। बल्क में पढ़ के कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ रहे हो मैक्सिमम रिपीटेशन से दीजिएगा, रिवाइज करने से एग्जाम में वही काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सोर्स DBMS। देखिए, इनमें से जो है वो क्लोज सोर्स DBMS का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? पोस्ट कोड 962 को उठा के दीजिए, सेक्रेटरीट का पेपर जो आपका हुआ था, कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखने को मिला था वे मिला था। क्लोज सोर्स कौन से हैं, ओपन सोर्स कौन से हैं? पहला नहीं, इसके साथ ही दूसरा भी आपको देखने को मिला था। तो क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 939 को देख लीजिएगा। ठीक है जी, 903 को देख लीजिएगा, और फिर मत बोलिएगा कि नहीं जी हवाबाजी में बात करते हो, हवाबाजी में जो है वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, पोस्ट कोड 962 को उठाकर देखिएगा एक बारी, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि क्लोज सोर्स कौन से आपके सॉफ्टवेयर हैं। वहाँ पर बात की थी आपके MS एक्सेल या MS वर्ड के केस में। हो सकता है इस बार क्लोज सोर्स DBMS पूछ ले, तो आपका जो इसमें से कौन क्लोज सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका MySQL है, ये आपका ओपन सोर्स DBMS का एग्जाम्पल है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, जैसे ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट और IBM DB2 हो गया, ये जो है आपके क्लोज सोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स के फिर बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं कि अ ट्रांजेक्शन दैट हैज़ नॉट बिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली इज कॉल्ड। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि कंप्लीट नहीं हो पाती है सक्सेसफुली, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही कहा जाता है जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी।
तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपका कंप्लीट नहीं होता उसे अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज, ठीक है जी, डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाएगा आपको? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यानी कि मेटा डाटा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। डाटा अबाउट डाटा जो है वो आपका मेटा डाटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो डाटा बेस का स्कीमा होता है, ठीक है जी, जो आपका स्कीमा होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब स्कीमा होता है वो किस में लिखा जाता है? SCHEMA। तो स्कीमा होता है वो किस में लिखा जाता है? DDL में, DML में, TCL में, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इस पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो आपका अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, ना ही कोई न्यूमेरिकल बेस उठा रहे हैं पेपर। और क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप करते हो तो उस एग्ज़ाम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। पहले 817 का एग्ज़ाम होता था, 903 का एग्ज़ाम हुआ था, तो क्यों उसमें क्वेश्चन कम थे? आपके क्वेश्चन कम थे तो उन्होंने क्या किया था? वर्क डेज के फंक्शन उठाकर दे दिए थे, फ्लोर सीलिंग के फंक्शन उठाकर दे दिए थे आपको, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन उठा के दिए जाते थे, और ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते थे जो कि घुमा कर दिए जाते थे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप 939 का एग्ज़ाम देखिए और पोस्ट कोड 1000 का एग्ज़ाम देखिए, और इन दोनों को मैच कीजिए, और ये भी मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मैंने देखे जो रिपीट हुए हैं भाई, ठीक है। और पोस्ट कोड उठा कर देख लीजिए आप, कौन सा आपका 817 और 903, इनको देख लीजिए और देखिए इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और ये बताइए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये तक भी बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। लाइनेक्स की रेड हैट वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन रेड हैट का हो गया जो रिपीट हुआ है। उसके बाद आपका जो कहाँ से थे, CMYK से थे क्वेश्चन, कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन रिपीट हो, और CMYK का क्वेश्चन आपका 939 में भी देखने को मिला है, जिसमें कि ब्लैक कलर को क्या पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर था की, ठीक है जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब तक देखिए आपको एग्ज़ाम का पैटर्न टिप्स पर याद नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम और प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखिए एक बारी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेटा डाटा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्लूटूथ इज इन्वेंटेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्लूटूथ को जो है वो किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाप हैरिस्टन। अब कहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये दो आपको जो ऊपर दिख रहे हैं ना भैया, ये दो भाई साहब जी, इनके बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक निल्स रिडबैक और जाप हैरिस्टन। कई लोग जो होते हैं वो जाप हैरिस्टन, निल रिडबैक को सही बताते हैं, और कई लोग जो है वो जाप हैरिस्टन को। जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जाप हैरिस्टन। जो निल्स रिडबैक होगा, इन्होंने जो है वो फाउंड किया था, इसे फाउंड किया था, ठीक है जी। और जो ब्लूटूथ था, फर्स्ट कंपनी थी इसे लेने वाली, वो थी एरिक्सन, ठीक है जी। एरिक्सन उसको लेने वाली फर्स्ट कंपनी थी आपकी। और जो आपके डेनमार्क के राजा थे, डेनमार्क के राजा थे, उनका एक जो दांत था वो ब्लू कलर का था, तो उनके दांत के ऊपर इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा था। आपका जो ब्लूटूथ है ना जी आपका, वो एक डेनमार्क के राजा थे, उनका एक दांत नीला था, तो उसके ऊपर ही इसका नाम ब्लूटूथ आपका पड़ा था। और इसको जो है वो मैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। मैनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसकी फॉर्म होती है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं जो कि आप भूलेगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात चलती है कि मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। उसे क्या कहा जाता है? अब सपोज कीजिए हमारा डाटा वेयर हाउस है, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है या डाटा को फिल्टर करना है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यानी कि डाटा माइनिंग है, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कलेक्शन ऑफ रो डाटा, जहाँ पर रो डाटा आपका इकट्ठा होता है उसे कहा जाता है वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस, ठीक है जी। और जब हम उस डाटा वेयर हाउस से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके कलेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाटा माइनिंग, यानी कि हम डाटा को जो है वो माइन कर रहे हैं, डाटा की माइनिंग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन आपको पोस्ट कोड 1000 में भी आपको देखने को मिला था। तो मैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। और वहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिला था? वहाँ को आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो ईथरनेट एड्रेस होता है आपका, ठीक है जी, ईथरनेट होता है वो कितने बाइट का होता है, ठीक है जी, ये पूछा गया था। अब जिसको पता होगा कि ईथरनेट को मैक एड्रेस कहा जाता है तो वो तो इजीली बताएगा कि 48 का होता है, ठीक है जी। जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है
तो वो कैसे बता पाएगा? तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए। आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो इससे अच्छी तरीके से आपको एनालाइज कौन करवाएगा एग्ज़ाम का। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें या मॉक टेस्ट डेली डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात की थी हमने मैक एड्रेस की, तो आपका फिजिकल एड्रेस होगा। उसी तरीके से जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपका जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है जी। IPv4 और IPv6 होते हैं। इसको आपका किसने देता है? इसको देता है आपका डरपा ने, ठीक है जी। और इसको आपका दिया था IETF ने, ठीक है जी। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। इनकी आपकी बिट और बाइट भी याद कर लेना कि कितने बिट और बाइट का जो एड्रेस होता है वो होता है। जरूरी नहीं है कि बिट की फॉर्म में पूछा जाए, वहाँ पर आपका बाइट की फॉर्म में भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है जी। ये आपका 48 का हो गया मैक एड्रेस, IPv जो 4 हो गया आपका वो 32 का हो गया, और IPv जो आपका 6 हो गया वो 128 का हो गया, ठीक है जी। अगर आप इसे, ये आपका बाइट में आपका एड्रेस जो है हमने बता दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आपका चलते हैं कि राउटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो हमारा राउटर है वो आपका कौन सी लेयर के ऊपर काम करेगा? और कमेंट डाउन करके आप मुझे बताइए कि जो राउटर है आपकी वो कैसी डिवाइस है, नेटवर्किंग की इंटर नेटवर्किंग। ये भी आपने मुझे बताना है कि जो आपकी राउटर है वो आपकी कैसी डिवाइस है, नेटवर्किंग या फिर इंटर नेटवर्किंग, ठीक है जी। ये आपने मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि राउटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो जो राउटर है हमारा वो OSI मॉडल की किस लेयर के ऊपर जो है वो काम करता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि नेटवर्क लेयर है, इसके ऊपर आपका जो है वो राउटर काम करेगा, ठीक है जी। उसके साथ आपका जो मैक एड्रेस होगा वो आपका जो है वो डाटा लिंक लेयर पर काम करेगा। तो और साथ ही एक क्वेश्चन हम कहाँ देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि यूज़र टू यूज़र इंटरफेस किसके के साथ होता है। पोस्ट कोड 1000 में हमको क्वेश्चन देखने को मिला था कि यूज़र टू यूज़र इंटरफेस कहाँ पे देखने को मिलता है, या तो आपका होगा एप्लीकेशन लेयर, उसका जो है वो आपका सही आंसर था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज नोन एज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि लेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसे कि हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन ये बताना है कि जो एप्लीकेशन लेयर है उस पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, उन दो प्रोटोकॉल का नाम क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO बेस्ड ऑन विच लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पोस्ट कोड 1000 को उठा कर देखिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये तीनों हैं आपके, जो मैंने ऑप्शन दिखे हैं स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट है, ये किसका पार्ट है, लीनियर का के नॉन लीनियर का। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। तो 100% चांसेस है कि इस बार ये पूछ लें कि आपका या तो ट्री या फिर ग्राफ, ये आपके किस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन 110% है, पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ की 110% है कि पूछा जा सकता है। तो कमेंट डाउन करके बताइए मुझे कि जो आपका एक तो ट्री और एक ग्राफ है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, लीनियर या नॉन लीनियर। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड ऑन विच लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो किस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका ए है यानी कि स्टैग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। लास्ट इन स्टैग आपका किस तरह का होता है, इस तरीके का आपका जो होता है लेवल वाइज लेयर वाइज टैग बना होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जब आपका डाटा डाला जाता है तो उसे पुश कहा जाता है, ठीक है जी। जब आपका डाटा डाला जाएगा तो उसे पुश कहा जाएगा, क्योंकि डाटा जो डाल रहे हैं वो पुश कहा जाएगा, ठीक है जी। और जब आपका डाटा लेवल नीचे से ही बाहर निकल रहा है तो उसे अंडर फ्लो कहा जाएगा, और जो ऊपर से बाहर आएगा तो उसे ओवरफ्लो कहा जाएगा, ठीक है जी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि जो ट्री है और ग्राफ है वो किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर के नॉन लीनियर। लास्ट हमारी स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कम्स अंडर विच लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है आपका वो किस लीनियर डाटा अप्रोच के अंदर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्यू है, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए क्यू इस तरीके से आपकी बनी होती है, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी क्यू बनी होती है। यहाँ से क्या होता है कि आपका जो होता है पहला फर्स्ट यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जाएगा, तो जब आपका पहला दूसरा एंटर कर रहा होगा तो फर्स्ट आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्यू का आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो फर्स्ट जब आपका अंदर जाएगा तो फर्स्ट ही आपका बाहर भी जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए
ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका कौन सी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये जो है आपका वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसको कमेंट डाउन करके मुझे बताना है। तो इसका आंसर जो है आपने मुझे कमेंट डाउन करके बताना है, क्योंकि इसका ही एक दूसरा भाई था, वो पोस्ट कोड 1000 में पूछा गया था, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही रहे हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे लाइक कोई सजेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट डाउन करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिएगा, ज़्यादा बल्कि मत पड़ेगा एग्जाम को। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड जो आपके सेक्शंस हैं वहाँ से पूछा जा रहा है। लिमिटेड सेक्शन कौन सा? आपके एम एस एक्सेल हो गया, ठीक है जी, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है जी, आपका नेटवर्किंग हो गया। सीधे क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं, कोई डीप में नहीं जा रहा है। एम एस एक्सेल की बात करो तो वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए थे कि कितनी आपकी बाय डिफॉल्ट शीट होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर वन लाइनर भी आप कहीं से पढ़ोगे ना भाई, तो वहाँ से भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, बल्कि वे में मत पढ़िए एग्ज़ाम को। ये मत कीजिए कि नहीं ये बुक भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ। सोर्स एक को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको जो है वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कल अगर मैं दूसरा मॉक टेस्ट डालूँ तो वो आपकी वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।